मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज कमर्शियल इसमें जो लॉ में आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट का थोड़ा सा सेगमेंट हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन स्टेज में भी कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्री कंसेंट होती क्या है। ठीक है, कंसेंट का मतलब जो है आपकी एक सहमति है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमको क्या चाहिए वहाँ पे, कंसेंट जो भी हम दूसरी पार्टी की लेते हैं वो कंसेंट हमारी क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब यहाँ पे होता है वो किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी भी दबाव में आती है वो कंसेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। द टर्म कंसेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो आपको यहाँ पर ये सेक्शन 13 याद रखना है, जिसमें डिफाइन किया गया है कंसेंट को। टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब वो दो पार्टी सेम थिंग और सेम सेंस में एग्री करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इंग्लिश लॉ ने इसको क्या बोला है, कॉन्सेंसस एड आइडेम बोला है। ठीक है, दैट इज मीटिंग ऑफ द माइंड। ये वर्ड पहले भी हमारे पास आया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्री कंसेंट का मतलब यहां पर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। ठीक है, ये तो कंसेंट की डेफिनेशन थी, अब हम आते हैं फ्री कंसेंट की डेफिनेशन में। तो फ्री कंसेंट क्या होती है यहां पर हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। ठीक है, जब ये किस चीज से कॉज नहीं होगी, कोरेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज कोरेशन, सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है कोरेशन। ठीक है, दैट इज सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है कोरेशन। सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर है फ्रॉड, सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक, सेक्शन 20, 21, 22 में डिफाइन किया गया है। तो यहां पर जो है, अगर इन किसी कारण से, ये जो कारण यहां पर दिए गए हैं, अगर इस किसी कारण से आपकी कंसेंट ली गई है तो वो जो कंसेंट होगी उसको हम लोग फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स विच अफेक्ट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो ये जो मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया था, तो सेक्शन 14 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 14 में ये बोला गया है कि ये जो कुछ कारण है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आ गया, कोरेशन आ गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया, फ्रॉड आ गया, मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया और मिस्टेक आ गया। तो अगर इन किसी कारण से कंसेंट ली गई है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे द कॉन्ट्रैक्ट, द कंसेंट विच इज ऑब्टेन्ड देयर इज नॉट फ्री। फिर है कोरेशन। अब कोरेशन क्या होता है, यहां पे हमने जो एक फैक्टर दिया था, यहां पे इसका ये सेक्शन याद रख लेना, क्योंकि ये सेक्शन पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये सेक्शन बेस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, तो कोरेशन क्या होता है, फोर्सेबली कंपेलिंग। ठीक है, फोर्सेबली कंपेलिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम किसी दूसरी पार्टी को फोर्सेबली बोलते हैं, फोर्सेबली मतलब बाय फोर्स बोलते हैं कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओ, ठीक है, तब जाके हमारा ये क्या कहलाएगा, कोरेशन कहलाएगा। अब कोरेशन में क्या क्या है, कोरेशन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। ठीक है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। ठीक है, क्या क्या चीज आ गई यहाँ पे, या तो कमिट करना या थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो उसने उसको डरा दिया मैं तुमको मार दूंगा। ठीक है, अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया, थ्रेटनिंग। या कमिट, उसको मार दिया। ठीक है, एक्चुअल में उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। ठीक है, अगर इंडियन पीनल कोड जो द्वारा फॉरबिड करी गई है, ऐसी कोई भी एक्ट जो इंडियन पीनल कोड द्वारा फॉरबिड करी गई है, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। ठीक है, क्या चीज हो गई यहाँ पे, डिटेन करना, किसी को बंदी बनाना, किसी को रख लेना अपने पास। ठीक है, या थ्रेटनिंग टू डिटेन, उसको थ्रेट करना, डिटेन करने के लिए। एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजाइज ऑफ एनी पर्सन वट एवर द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है,
लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, उसकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर जाए, एंटर कर जाए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं कहलाएगा, बिकॉज द कंसेंट obtained is not fair। फिर एग्जाम्पल, A threatened to kill B if he does, ये तो एग्जाम्पल है कि sell his car for ₹10,000 fearing death, B enters into contract into an agreement with A or sell his car for 10,000 only, the agreement is voidable। अभी हम पढ़ेंगे इन पर्टिकुलर केस में कॉन्ट्रैक्ट voidable है उस पर्टिकुलर पर्सन की नजरों में जिस पर्सन की जो कंसेंट है जो ली गई है वो फ्री नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ गया हमारा पहला, द एक्ट ऑफ कोरेशन मस्ट बी फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड द्वारा इसको क्या किया गया है, फॉरबिड किया गया है कि इंडियन पेनल कोड ने बोला है कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है द कंसेंट वुड be said to be forbidden by coercion only when the act by which the consent is obtained are forbidden by Indian Penal Code। ठीक है, वो एक्ट को फॉरबिड मतलब इंडियन पिनल कोड ने बोल रखा है कि इस टाइप की एक्ट नहीं करनी है। अगर इंडियन पिनल कोड ने ये वाली बात बोली है तभी जाके वो वाली एक्ट क्या मानी जाएगी, जैसे मर्डर करना है, किसी को फिजिकल हार्म पहुंचाना है, तो इंडियन पेनल कोड ने ये वाली बात बोल रखी कि इस टाइप की कोई भी जो एक्ट होती है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ किया गया है तो जाके ही उसकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। तो और अगर ऐसी कोई एक्ट जो इंडियन पिनल कोड में नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो वो उससे हम क्या नहीं मानेंगे, कोरेशन नहीं मानेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडियन पिनल कोड में सारी बातें मतलब ऑलमोस्ट किसी भी टाइप का मेंटल फिजिकल किसी भी टाइप का कोई भी हार्म अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है तो वो उसमें माना गया है, उसे क्या माना गया है, उसे कोरेशन माना गया है। ठीक है, द कोरेशन विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन यूज्ड व्हेन द कंसेंट ऑफ सच पर्सन इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे हमें क्या भी है, उस पर्सन की कंसेंट भी ऑब्टेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, उस पर्सन की कंसेंट भी ऑब्टेन्ड होनी चाहिए बाय कमिटिंग और एन एक्ट फॉरबिडन कमिटिंग, या वो एक्ट जिस एक्ट के बारे में यहाँ पे बात चल रही है वो एक्ट कर दी गई है। ठीक है, वो एक्ट कर दी गई है, या थ्रेटनिंग टू कमिट। ठीक है, थ्रेटनिंग टू कमिट हमने क्या कर दिया यहाँ पे, थ्रेट कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, थ्रेट कर दिया। एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, ऐसी कोई एक्ट जो फॉरबिड कर दिया आईपीसी ने। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ कोरेशन मस्ट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एक्ट है ये इस पर्पस से करी गई कि जिसका इंटेंशन ये हो कि दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। अगर दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती है, अगर दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती है तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट इसको क्या नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंशन का होना जरूरी है। अगर वहां पे इंटेंशन है, मैं किसी को मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, मैं उसे किसी दूसरी वजह से उसको क्या कर रहा हूँ, उसको थ्रेट कर रहा हूँ। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है कि मेरा जो उसको थ्रेट करने का जो ऑब्जेक्टिव है ये नहीं है कि वो क्या कर दे, वो कर दे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। मेरा इंटेंशन कुछ और है। Act or threat which amount to coercion must be done with the intention of obtaining the consent of the parties। ठीक है, with the consent of the parties, consent of the parties inducing him to enter into the contract। तो वो क्या करना चाहिए, उसको इंड्यूस करना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाए, एंटर हो जाए। ठीक है, तो इसके लीगल रूल्स क्या होते हैं भाई, लीगल रूल्स क्या होते हैं, द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग ऑफ अनलॉफुल डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू कोरेशन। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को डिटेन करना या थ्रेटनिंग टू डिटेन, कि मैं तुम्हारी ये कार जब्त कर दूंगा या जब्त कर दी। ठीक है, अनलॉफुल डिटेनिंग, तुम्हारी कार जब्त कर दी, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करोगे तो मैं कार तुमको वापस नहीं दूंगा। ये क्या हो गई, अनलॉफुल डिटेनिंग। या थ्रेट टू अनलॉफुल डिटेनिंग, या हम थ्रेट करना कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए तो मैं तुम्हारी ये कार तुमको दूंगा नहीं। तो ये दोनों के दोनों जो बातें हैं, ये दोनों के दोनों बातें किस में कहलाई जाएगी, कोरेशन में कहलाई जाएगी। ठीक है, फिर द इंडियन पिनल कोड मे और मे नॉट बी इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोरेशन इज कमिटेड। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि इंडियन पिनल कोड या तो वहां पे फोर्स पे हो
या फोर्स पे नहीं हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन पिनल कोड वहां पर नहीं लगता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे इंडियन पिनल कोड है चाहे इंडियन पिनल कोड नहीं है। द कंसेंट ऑब्टेन्ड एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी अमाउंट टू कंसेंट बाय कोरेशन, ठीक है, तो उस वो भी क्या कहलाएगा, कोरेशन कहलाएगा। द एक्ट ऑफ कोरेशन में बी इनिशिएटेड बाय एनी पर्सन, जरूरी नहीं है कि जो कोरेशन की एक्ट है वो उसी पर्सन ने क्या करा, कमिट किया, किसी और पर्सन ने, मतलब मेरे बिहाफ में मैंने किसी पर्सन को भेज दिया जिसने दूसरी पार्टी को क्या कर दिया, उसको वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, थ्रेट कर दिया कि भाई तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो वरना मैं तुमको मार दूंगा, तो दिस विल ऑल्सो अमाउंट टू द कोरेशन, ठीक है। फिर द कोरेशन मे और मे नॉट मे बी बाय वे ऑफ थ्रेट टू कमिट सुसाइड। हाँ, अब क्या होता है, जो थ्रेट टू कमिट सुसाइड होता है, जैसे किसी ने बोला कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ठीक है, अगर ऐसा बोलता है तो ये भी एक धमकी मानी जाएगी, कोरेशन ये भी क्या मानी जाएगी, एक धमकी मानी जाएगी, और इस वजह से दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। तो कोरेशन में बी बाय वे ऑफ थ्रेट टू कमिट सोसाइटी, थ्रेट टू कमिट सोसाइटी को भी क्या माना गया है, कोरेशन माना गया है। फिर इफेक्ट ऑफ कोरेशन, द इफेक्ट ऑफ कोरेशन इज दैट इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाएगी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोरेशन। तो जिस पार्टी की कंसेंट, सहमति कोरेशन से ली गई है, उस पार्टी को उस पार्टी की नजरों में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा, क्योंकि उसकी कंसेंट क्या नहीं ली गई है, फ्री कंसेंट नहीं ली गई है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग ने जो सेगमेंट कंप्लीट किया है, ये इसमें ये है, ये अलग अलग फैक्टर्स जो है हमारे, ठीक है, कि फ्री कंसेंट कब कब नहीं मानी जाती है, तो इसके सेक्शन भी याद रखना है, जैसे सेक्शन 15 के अंदर आता है, तो ये सेक्शन भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो टॉपिक है फ्री कंसेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने फ्री कंसेंट के बारे में पहले पढ़ा था कि अगर जो पार्टी है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, उसमें उसकी जो कंसेंट ली गई है, उसकी जो कंसेंट का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो उसकी सहमति है वो फ्री नहीं है, वो किसी दबाव में, किसी कारणवश से जो कंसेंट ली गई है वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। इसका एक टॉपिक भी हमने किया था, दैट वाज कोरेशन, ठीक है, कोरेशन वाला टॉपिक हमने इसमें किया था कि कोरेशन में क्या करके होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसका सेकंड कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी अगर कोई सहमति अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देगी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है, ठीक है। तो जो लॉ ने डिफाइन किया, लॉ ने क्या बोला, द टर्म अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन अनफेयर यूज ऑफ वन सुपीरियर पोजीशन। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप कि सुपीरियर पोजीशन in order to obtain the consent of a person who is in a weaker position। तो यहां पे जरूरी वर्ड क्या आ जाता है, जरूरी वर्ड आ जाता है, एक जो पार्टी है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी जो पोजीशन है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू दूसरी पार्टी के, और उसने उस सुपीरियर पोजीशन का यूज करके दूसरे पर्सन की कंसेंट ऑब्टेन कर दी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई कंसेंट ली गई है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। तो यहां पे कुछ बातें होना जरूरी है जो आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में कीवर्ड कहते हैं, जो आपको याद रखना है। पहला है इसमें सुपीरियर पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक पार्टी की सुपीरियर पोजीशन होनी चाहिए और दूसरी पार्टी की कंसेंट लेने के लिए उसने उसको यूज भी किया हो। अगर उसकी सुपीरियर पोजीशन है और उसने उस सुपीरियर पोजीशन को यूज नहीं किया, ठीक है, उस सुपीरियर पोजीशन को यूज नहीं किया, तो हम इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहने के लिए क्या बात जरूरी है, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहने के लिए यहाँ पर हमारे पास जरूरी है कि हम लोग क्या करें, उसको लेके चलें, ठीक है, उस सुपीरियर पोजीशन को यूज करें। फिर इट इज डिफाइंड एज सेक्शन 16(1) ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्या होता है,
A contract is said to be induced by undue influence where the relationship subsisting the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other. ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को क्या करे, डोमिनेट करे, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज. ठीक है, दूसरी पार्टी उस पोजीशन को अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए उस पोजीशन का यूज भी करे. अगर वो पार्टी उस पोजीशन का यूज नहीं करती है तो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं. पहला इसका जो एसेंशियल है वो आता है हमारा, one party must be in a position to dominate the other party. The party is said to be able to dominate the will of the other where the parties are not in regular footing. Trust, confidence between the parties. तो उन पार्टी के बीच में ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को क्या कर ले, डोमिनेट कर ले. तो वर्ड हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कर ले, डोमिनेट कर ले. ठीक है, फिर जो दूसरा है ये एग्जाम्पल, अ लेडी गिफ्टेड ऑल हिज प्रॉपर्टी टू बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु वाज अटेंडिंग हर व्हेन शी रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस. शी डिस्प्यूटेड द वैलिडिटी ऑफ द गिफ्ट डीड. द अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज हेल्ड टू बी एम्प्लॉयड. इन द केस बी वाज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर. ठीक है, तो वो जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी की विल को क्या कर सके, डोमिनेट कर सके. तो डोमिनेट करना बहुत जरूरी है यहां पर. जनरली अभी हम ये रिलेशंस पढ़ेंगे कि किस टाइप के रिलेशंस में ऐसा हो सकता है. सारी रिलेशन में नहीं हो सकता है, ऐसा किसी किसी रिलेशनशिप में हो सकता है. दूसरा है, द डोमिनेंट पार्टी मस्ट यूज हिज सुपीरियर पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द वीकर पार्टी. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पार्टी एक सुपीरियर पोजीशन पे है वो वीकर पोजीशन वाली पार्टी के ऊपर उसको अप्लाई कर सके. अगर वो उसको अप्लाई कर सक रही है तभी जाके वो क्या होगी, मानी जाएगी, वो पोजीशन मानी जाएगी उसकी. Another essential elements of undue influence is that the dominant party must use his superior position. ठीक है, ये वाला हो गया, must use his superior position to obtain the unfair advantage. ठीक है, वो सुपीरियर पोजीशन उसको यूज करनी है अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, वो सुपीरियर पोजीशन उसको यूज करनी है. अगर वो सुपीरियर पोजीशन यूज नहीं करते हैं तब जाके वो क्या नहीं बनेगी, दैट देन इट विल नॉट बी कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस. एग्जाम्पल दे रखा. ठीक है, ये तो आप देख लेंगे. द डोमिनेंट पार्टी मस्ट हैव ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द वीकर पार्टी. ठीक है, the must have used. ठीक है, the dominant party must use his position to obtain unfair advantage over the weaker party. तो उसके ऊपर एडवांटेज क्या करना है, यूज करना है, उसे वो एडवांटेज को यूज करना है. ठीक है, अगर वो पोजीशन जो है उसने यूज नहीं की, एक पार्टी थी जो सुपीरियर पोजीशन में थी और उस पार्टी ने जो वीकर पोजीशन वाली है उसके ऊपर उसको यूज नहीं किया, तो ये क्या बन जाएगा, इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल नॉट बी कॉल्ड एडवांटेज. तो उसको वो एडवांटेज क्या करनी है, यूज करनी है. ठीक है, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इज दैट इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल. अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है वहां पर तो इट विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड. ठीक है, हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे. एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो इसलिए एग्जाम्पल आप अपने आप से देख लीजिएगा क्योंकि मैंने केस स्टडी में भी ये सारे एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. फिर है फ्यूडिशरी रिलेशन विच रेज द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो अभी हम लोग जब से हमने
अनड्यू इन्फ्लुएंस को शुरू किया है, तो हम बहुत बार रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके बीच में ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है कि किस टाइप की रिलेशन, फ्यूडिशरी रिलेशन। द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आर नोन एज फ्यूडिशरी रिलेशन। द पार्टी हु इज ट्रस्टेड बाय द अदर इन whom the confidence is posed by the other party may easily use his superior position। जो एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की जो एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है, जैसे हमने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट किया कि भाई ये जो भी ट्रीटमेंट बता रहा है या ये जो भी ट्रीटमेंट समझा रहा है या ये जो भी ट्रीटमेंट करेगा वो ठीक करेगा, ठीक है। अगर हमने ये मान, तो ये हमारा क्या है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। तो अगर इस टाइप की कोई ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप होगी तो उन रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, उन रिलेशनशिप को हम कहेंगे फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। क्या नाम देंगे उनको हम, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो फ्यूडिशरी रिलेशनशिप कैसी होती है, किस जगह पे हम देखते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं कि फ्यूडिशरी रिलेशनशिप किस टाइप की रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप कहेंगे। जैसे सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी कौन सी है, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी कौन सी है, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है, ठीक है। स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड डिवोटी, ठीक है, कोई प्रीस्ट है, ठीक है, हम उसने बोला कि तुम ऐसा ऐसा कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम उसका कहना मान के वो सारी चीजें करते हैं, तो वो भी हमारी कौन सी हो गई, स्पिरिचुअल एडवाइजर हो गई। पेरेंट्स एंड चाइल्ड, पेरेंट और चाइल्ड के बीच की जो रिलेशनशिप है वो भी किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। गार्जियन एंड उसका जो वो है पर्सन है जिसको देख रहा है, ठीक है। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ठीक है, ट्रस्टी और उसका बेनिफिशियरी जो उसको देख रहा है। वुमेन ऑन हर कॉन्फिडेंशियल मैनेजिंग एजेंट, जो उसके कॉन्फिडेंशियल मैनेजिंग एजेंट है उसके बारे में भी अगर वो कर रहा है तो वो भी उस टाइप की रिलेशनशिप में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल फ्रॉड। जो दूसरा जो एक फैक्टर है वो है हमारा फ्रॉड। तो फ्रॉड क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए फ्रॉड में कुछ बातें आपको याद रखनी है। द टर्म फ्रॉड इज डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी thereto or his agent or to induce him to enter into the contract। ये जो यहां पर जो बात है ये यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ड है। एक तो द इंटेंट टू डिसीव, इंटेंट टू डिसीव मतलब धोखा देने, ऐसी इच्छा जिससे मैं क्या कर सकूं, दूसरी पार्टी को धोखा दे सकूं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर और टू हिज एजेंट। उसको इंटेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी ऐसी इंटेंशन है कि मैं दूसरी पार्टी को क्या करूं, धोखा दूं। तो इस टाइप की इंटेंशन से अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को करता हूं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, फ्रॉड आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पॉइंट है दैट इज इंटेंशन, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन में उसकी इंटेंशन नहीं होगी, धोखा देने की इंटेंशन नहीं होगी। तो इंटेंट टू डिसीव, तो क्या क्या हो सकता है, द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ठीक है। तो एक सजेशन एज टू फैक्ट, कोई सजेस्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप सीए कर लो। अब अगर मेरे को लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको धोखा देने की इंटेंशन से मैं कोई सजेशन देता हूं कि तुम ऐसा कर लो, तो यहां पर इंपॉर्टेंट जो वर्ड होगा वो होगा ऐसा सजेशन में मेरी इंटेंशन होनी चाहिए आपको धोखा देने की। अगर मेरी इंटेंशन है आपको धोखा देने की तो ये क्या कहलाएगा, फ्रॉड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्सीलमेंट, ठीक है। एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट, ठीक है। एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ द फैक्ट, ठीक है। एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ द फैक्ट का मतलब क्या होता है, एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि जहां पर हम लोग क्या करें, एक्टिव उसका फैक्ट का मतलब यहां पर ये हो जाता है कि कॉन्सीलमेंट, कॉन्सीलमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ बात को छुपाना। मैंने इंटेंशनली
इंटेंशनली आपसे कोई बात छुपा दी और मेरी इंटेंशन ये थी कि आपको धोखा दे दूं, ये बात छुपा के आपको धोखा दे दूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने बोला सीए में 20% रिजल्ट रहता है, मुझको पता है कि 20% रिजल्ट रहता है, ठीक है, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि सर सीए में कितना परसेंट रिजल्ट रहता है, तो मैंने उस बात को छुपा दिया आपसे, ठीक है, जस्ट विद द इंटेंशन दैट यू शुड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। तो दैट इज टर्म्ड एज ए एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज। हैविंग द नॉलेज का मतलब क्या, मुझे नॉलेज है, अगर मुझे नॉलेज नहीं होता तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर ये केस चला जाता, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मुझको पता है कि ये ऐसा है, ये फैक्ट का पता है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए फ्रॉड। नेक्स्ट है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ऐसा कोई प्रॉमिस जो उसकी इंटेंशन ही नहीं है उसको पूरा करने की। मैंने बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं इस वजह से आपको धोखा दे देता हूं, तो ये भी किस में आ जाएगा, फ्रॉड के केस में आ जाएगा। एनी अदर फैक्ट फिटेड टू डिसीव, ठीक है, और कोई एक्ट हो जाए, ठीक है, जिसका जो फिट हो धोखा देने के लिए, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी इन फ्रॉडलेंट। तो ऐसी कोई एक्ट और ओमिशन मतलब कोई चीज भूल जाना, जानबूझ के भूल गए, इंटेंशनली भूल गए, बाद में मैं बोलूं कि नहीं मैं तो ये बताना भूल गया था आपको, मैंने ये वाली बात आपको बताई नहीं, मैं भूल गया था, ओमिट हो गया था ये बात आपको बताना, ठीक है। तो ऐसी कोई एक्ट और ओमिशन जिसका लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर, जिसको लॉ क्या डिक्लेयर करे, जिसको लॉ डिक्लेयर करे, फ्रॉडुलेंट एक्ट डिक्लेयर करे, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, फ्रॉड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पे पढ़ लेते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं फ्रॉड के। पहला यहां पर है द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट बी कमिटेड विद द इंटेंशन टू डिसीव। जो हमारी फ्रॉडलेंट एक्ट है वो इस इंटेंशन से करी जानी चाहिए कि जिसका ऑब्जेक्टिव ये है किसी को डिसीव करना। किसी को डिसीव करना मतलब किसी को धोखा देना। उस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव ही है वो क्या है, किसी को धोखा देना। द एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी और विद इंटेंशन टू इंड्यूस हिम टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। जिसका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि किसी को क्या करना, डिसीव करना। किसी को क्या करना, डिसीव करना, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाला, द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट बी कमिटेड विथ नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। ठीक है, ये जो फ्रॉडलेंट एक्ट है, ये फ्रॉडलेंट जो एक्ट है, ये जो फ्रॉडलेंट एक्ट है, इसका मस्ट बी कमिटेड विद नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। उसका जो फ्रॉडलेंट एक्ट है वो किस उससे करना चाहिए, नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। इसका मतलब होता है कि ये जो मैंने एक्ट कमिट किया है, इस एक्ट का मुझे पता था, मुझे पता था। जैसे मैंने आपको बोला कि नहीं नहीं अरे आप कर लो सीए का कोर्स, इसमें तो 100% रिजल्ट रहता है, लेकिन मुझे पता था कि इसमें 100% रिजल्ट नहीं रहता है, इसमें फॉर एग्जांपल 30% रिजल्ट रहता है। तो आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि मुझको पता था। अगर आप इस बात को प्रूव कर दोगे कि मुझको पता था, अगर आप इस बात को प्रूव कर दोगे कि मुझको पता था, ठीक है, अगर इस बात को प्रूव कर दोगे कि मुझको पता था, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात को प्रूव नहीं कर पाए, अगर आप इस बात को प्रूव नहीं कर पाए कि मुझको पता था, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन मेड विद नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। उस आदमी को, उस पर्सन को पता होना चाहिए कि ये बात गलत है, लेकिन मैं आपको धोखा देने की इंटेंशन से उस बात को बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कौन करना चाहिए, द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन होना चाहिए, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई बाहर की पार्टी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको बोला
तो ये फ्रॉड कहला जाएगा। लेकिन किसी और पर्सन ने बोला, किसी और पर्सन ने बोला कि नहीं नहीं तुम सीए कर लो और सीए में तो 100% रिजल्ट रहता है, आपने बाद में मेरे ऊपर केस किया कि नहीं आपने तो झूठ बोला था, यू आर द फ्रॉडलेंट, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए फ्रॉडलेंट एक्ट। ठीक है, तो फ्रॉडलेंट एक्ट या जो भी स्टेटमेंट है तो वो कौन देगा, वो पार्टी देगी उसे। ठीक है, फिर इस एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट इज द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड अपॉन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और इज एजेंट। ठीक है, तो किसके ऊपर होना चाहिए ये, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट या उसके एजेंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं, मैं किसी थर्ड पर्सन को बोल देता हूं कि सीए में तो 100% का रिजल्ट रहता है, अब आपने, उस पर्सन ने आपको बोला कि मैं तो ऐसा बोल रहा था, उसके ऊपर आपने मेरे ऊपर एक केस कर दिया कि नहीं मैंने ऐसा बोला था और मेरे को इसकी वजह से आई गॉट चीटेड, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड बिकॉज द फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड अपॉन द पार्टी। तो वो जो फ्रॉडलेंट एक्ट है वो किसके ऊपर कमिट होना चाहिए, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए और किसी और पर्सन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज करता है कि इज अ साइलेंस अ फ्रॉड, क्या साइलेंस एक फ्रॉड होता है। अ जनरल रूल इज दैट मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, अगर कोई पर्सन साइलेंट है इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए फ्रॉड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझसे पूछा कि क्या सर ये सीए में 100% रिजल्ट रहता है, मैंने उसमें कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप रहा, मैंने कोई बात ही नहीं बोली, मैं चुपचाप हो गया एकदम। ठीक है, तो क्या इसे हम एक फ्रॉड मानेंगे। तो जनरल रूल बोलता है मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, इफ द अदर पार्टी इज साइलेंट अबाउट द फैक्ट देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए फ्रॉड। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल दिया है, ए सोल्ड बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए न्यू टू बी अनसाउंड, ए सेड नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, देयर इज नो फ्रॉड बाय ए। अगर वो उससे पूछता, ठीक है, तब जाके तो एक अलग बात थी, बट यहां पे तो उसने कुछ बोला नहीं, तो उसने पूछा नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड। ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक्सेप्शंस लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वी कैन कॉल दैट अ एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शंस, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे साइलेंस को क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा, साइलेंस को हम क्या मानेंगे, फ्रॉड मानेंगे। पहला पॉइंट यहां पे कहता है ड्यूटी टू स्पीक मेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड व्हेन द पर्सन कीपिंग साइलेंट इज अंडर द ड्यूटी टू स्पीक, द ड्यूटी टू स्पीक अराइज वेयर वन पार्टी रिपोजेस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस टू द अदर पार्टी। जहां पे उसकी ड्यूटी है वो ट्रस्ट बोलता है। ठीक है, उसने जैसे एक पार्टी है वो मैंने किसी केमिस्ट के पास गया, मैंने बोला कि ये वाली मेडिसिन क्या हेडेक के लिए ठीक है। ठीक है, अब वो कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, वहां पे उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करे, उसको बोले। ठीक है, तो उस केस में अगर वो साइलेंट रहता है उस केस में, तब जाके ये क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट, समटाइम द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, इन सच केसेस द साइलेंस ऑफ ए पर्सन अमाउंट टू फ्रॉड। फॉर एग्जांपल वेयर पर्सन कीप साइलेंट नोइंग दैट हिज साइलेंस इज गोइंग टू बी डिसेप्टिव, ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। तो जहां पे एक पर्सन की साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ठीक है, उस पर्सन का साइलेंस किसके इक्विवेलेंट है, स्पीच के इक्विवेलेंट है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझ लूंगा कि सीए में 100% रिजल्ट रहता है। अगर ये वर्ड सेंटेंस था, किसी ने मुझसे पूछा, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये समझ लूंगा कि सीए में 100% रिजल्ट रहता है, और मैं कुछ नहीं बोलता हूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू द स्पीच। तो मेरा ना कुछ बोलना, मेरा ना कुछ बोलना किसके बराबर हो जाएगा, स्पीच के बराबर हो जाएगा, एंड इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। वो किसके अमाउंट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द फ्रॉड। फिर हाफ ट्रूथ, जहां पे वो हाफ ट्रूथ बोलता है। ठीक है, अ साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड व्हेन द पर्सन सेज हाफ ट्रूथ, जहां पे पर्सन क्या बोलता है, हाफ ट्रूथ बोलता है। जैसे आपने बोला कि बताओ कि क्या ये एक वो है, क्या कहते हैं कि मैंने बोला रिजल्ट रहता है, ठीक है, 100
के आसपास रहता है। अब आसपास का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आसपास का मतलब, या मैंने बोला कि 50 के आसपास रहता है, या 100 के आसपास रहता है, 70 के आसपास में, जहां पे मैं कोई बात बोल रहा हूं लेकिन वो हाफ ट्रूथ है, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो इट इज इक्विवेलेंट टू द फ्रॉड। ठीक है।